चैट ऑफ हो गई है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। फोकस पूरा है। हाँ, ये बेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था अपना? फर्टिलाइजेशन चल रहा था, राइट। फर्टिलाइजेशन के अंदर भी 3 इवेंट्स हो गई थी। पॉलन पिस्टल भी बता दिया था, और 3 इवेंट्स यानी कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियोसेक, ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, नाउ वी हैव द फोर्थ लास्ट इवेंट डी, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमेटिक फ्यूजन आपको कराना है, ठीक है। इसके पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, कुछ इस तरीके से एंटीबॉडल सेल्स थी, ठीक है। एक यहाँ पर एग सेल, सॉरी स्टेनोइड सेल थी, जिसके पास इस तरीके से एपरेटस होता है। एक इससे भी बड़ी लार्ज सेल होती है, दैट इज एग सेल, ठीक है। ये एग सेल है, और इसके साथ साथ एक और चीज थी। अगर हम देखें एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब अगर हो चुकी है एम्ब्रियोसेक के अंदर, तो सारा कंटेंट डिफ्यूज हो चुका होगा। क्या कंटेंट था उसके अंदर? 2 पॉलन ट्यूब, सॉरी 2 मेल गैमेट्स हैं, और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो, और इस स्टेनोइड सर्कल न्यूक्लियस जो है वो डिजेनरेट हो चुका था। एक्स बॉडीज के रूप में बताया था कुछ ऐसा। तो फाइनली यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर मेल गैमेट्स और हैं, लाइक दिस। दीज आर 2 मेल गैमेट्स। तो ये स्टार्टिंग है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो एम्ब्रियोसेक की एंट्री की वजह से जो रिजल्ट आया है वो इस तरीके से है, या ये भी कह सकते हो इसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होगी। अब इसके बाद होना क्या है, यहाँ पर एग्जैक्टली होना है गैमेट्स का फ्यूजन। गैमेटिक फ्यूजन यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, वही होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसके लिए बात करी जाए तो यहाँ पर 2 इवेंट्स होंगी, मतलब इसी इसी पार्ट में डी इवेंट में भी, डी की बात करें तो एक काम तो क्या होगा, सबसे पहले एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होगा इससे, दैट इज एग सेल। इसको हम फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं। और इसके बाद सेकंड पार्ट क्या होगा, यहाँ बीच में क्या बनाया गया होगा? हाँ, पोलर न्यूक्लियाई बीच में से जो 2 थे वो क्या हो चुके हैं, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों फ्यूज होकर के एक लार्ज न्यूक्लियस बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज ऑफ प्लॉइडी 2n। ये 2n बन जाता है। ये कब हुआ है? जस्ट बिफोर और प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट से पहले। बेसिकली जैसे ही पॉलन ट्यूब एंट्री की होगी, जैसे ही पॉलन ट्यूब यहाँ टच करती है, उसके बाद इनका फ्यूजन भी लाइक तरीके से दोनों पास पास आने लग जाते हैं। और दोनों पास पास आकर के एन एन 2 यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई हैं मिलकर के n प्लस एन इज इक्वल टू 2n, ठीक है। तो 2n हो जाता है, यू कैन से दैट n प्लस n इज इक्वल टू 2n। इस तरीके से यहाँ मिलकर के एक बड़ा लार्ज न्यूक्लियस बन जाता है। पहले 2 छोटे छोटे पोलर न्यूक्लियाई थे, मिलकर के बड़ा न्यूक्लियस 2n वाला कहलाता है, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस या कभी कभी डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कह देते हैं। बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ओरल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ 2 इवेंट होने जा रही थी। सबसे पहले इवेंट क्या है, सबसे पहले और मेन इवेंट, दैट इज one male gamete is fused with the egg cell. And the second, after that, the second event, that is the fusion of male gamete with the secondary nucleus. इस तरीके से 2 पार्ट में यहाँ पर कह सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो कहलाता है, इसको नाम बोलेंगे क्या, मेल गेमेट का फीमेल गेमेट से फ्यूजन, क्या कहलाता है? हाँ, दैट इज ट्रू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रू और फॉल्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रू लिखा है। बाकी वैसे तो नॉर्मली इनको फर्टिलाइजेशन ही कहते हैं, या हम सिंगेमी भी कहते हैं इनको, ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगेमी, या यहाँ पर क्योंकि ट्रू सिंगेमी। अब ये क्या होता है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, दैट इज मेल गैमीट इज फ्यूज्ड विद फीमेल गैमीट। अगर ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, अच्छा प्लॉइडी बोलेंगे तो इसकी भी एन और इसकी भी एन इज इक्वल टू व्हाट, क्या बनेगा इससे? 2n बन जाएगा। क्या बनेगा लेकिन? हाँ, ये जायगोट बन जाएगा। जायगोट बन जाएगा विच इज ऑफ प्लॉइडी 2n, और इसे जायगोट से फर्दर आगे चल करके एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। आगे चल के जो भी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो भी जनरेशन बनने वाली है वो उससे बनेगा। जायगोट को कभी कभी ऊस्पोर भी कह देते हैं, ऊस्पोर है, ये एग प्लस स्पर्म या फिर मिल्क गैमेट इज कॉल्ड एज ऊस्पोर। जायगोट को मिला के ऊस्पोर कहते हैं। इसके सेकंड इवेंट की बात करें, सेकंड इवेंट का नाम क्या बोल सकते हैं? ये सेकंड इवेंट जो है दैट इज फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको नाम दिया जाता है ट्रिपल फ्यूजन। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन
या इसको हम फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी कह देते हैं। ये फॉल्स फर्टिलाइजेशन या फिर कह सकते हो स्यूडो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि रियल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। रियल फर्टिलाइजेशन तो किसके बीच में होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में। लेकिन ये वो वाला केस नहीं है, यहाँ मेल गैमेट के साथ फीमेल गैमेट नहीं, बल्कि एक सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है। अब कह सकते हो कि दो न्यूक्लियस से मिला हुआ ये स्ट्रक्चर और एक तीसरी स्ट्रक्चर क्या, मेल गैमेट। तो तीन चीजों का फ्यूजन हो रहा है, दो पहले फ्यूज हो चुके हैं और एक तीसरा उसमें फ्यूज होने जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए तीन चीजों का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन in which can say the male gamete, one male gamete which is a ploidy, and जो दूसरा बचा हुआ मेल गैमेट है उसकी बात कर रहे हैं, वन मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विद वन सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि वही डेफिनेटिव न्यूक्लियस विच इज प्लॉइडी 2n। ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, 3n स्ट्रक्चर। इसका नाम बोलते हैं PEN। PEN का पूरा नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये इसका पूरा नाम है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो इनके फ्यूजन से बन जाएगा। तो फाइनली जो एक रिजल्ट बनेगा, फाइनल स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो क्या बनेगा लास्टली इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद, तो इधर ही बना देते हैं, रिलेट कर पाएंगे आप। आफ्टर दिस एक काम और होता है, ये फर्टिलाइजेशन के साथ साथ यहाँ ये दोनों बच्चे जो बची हुई सेल्स हैं, बची हुई सेल्स क्या है, 3 एंटीपोडल सेल और एक सिनेट सेल, ये बचे हुए रहते हैं। ये बचे हुए अभी कुछ काम नहीं करते, धीरे धीरे ये क्या करते हैं आगे, क्योंकि एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, उसी के लिए बनाया जाता है इसको, और बनाएंगे अभी, और ज्यादा डेवलप करेंगे एंडोस्पर्म को तो। लेकिन चूंकि आगे एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट करना है विच इज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, सो दैट टू प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन these antibodal cells and remaining one SNAT cell, they are starting get degenerated, ये डिजनरेट होना स्टार्ट कर देती हैं और अपना न्यूट्रिशन कहाँ दे देती हैं, अंदर की तरफ जहाँ एंडोसोम बनने वाला है। तो इनका भी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। फाइनली अब देखेंगे तो क्या होगा, ये छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और लास्ट में देखेंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इस तरीके से छोटी सेल है। मेन बात क्या है, ये बन जाता है एक, क्या है, जाइगोट। दिस इज वन जाइगोट और बीच में क्या बनेगा, PEN। इस तरीके से देखेंगे PEN। तो यही दो मेन स्ट्रक्चर है आपके पास रहेंगी, दैट इज वन PEN एंड दिस इज जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी हो जाएगी 2n और PN की प्लॉइडी हो जाएगी 3n। अच्छा, इस सेल को क्या बोलेंगे अब, ये सेल क्या है, सेल है कि नहीं है, ये सेल क्या कहलाती थी, अरे ये वाली सेल, अरे सेंट्रल सेल, इसको मत भूल जाना, ये सेंट्रल सेल है। उधर एम्ब्रियो में तो बताया था, आया था ना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, तो 3 ऊपर सेल 3 नीचे सेल, और 7th सेल कहाँ है, बीच में, सबसे लार्जेस्ट सेल है बेसिकली। आपसे पूछा जा सकता है लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियोसेक इज व्हाट, सेंट्रल सेल, वही है यहाँ पर। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सब कुछ बन जाता है, लास्टली देखोगे सिर्फ एक जाइगोट और एक PEN बचेगा। तो ये जिस सेल के अंदर है, जिस सेल के अंदर है जाइगोट सेल और एक बड़ी वाली सेल, इस बड़ी वाली सेल को हम नाम क्या देते हैं अब, सेंट्रल सेल की जगह अब इसको कहते हैं, क्योंकि इसका सिंप्लेक्स का नाम क्या है, PEN। इसीलिए इस आधार पर इस सेल को यहाँ पर नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज PEC। PEC उसी व्याख्या रखा है, C फॉर सेल, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। इसकी प्लॉइडी बता सकते हैं, इट इज ऑल्सो 3n। ये भी 3n प्लॉइडी रहेगी, क्योंकि जैसा न्यूक्लियस होता है वैसी सेल की प्लॉइडी बोली जाती है। अगर न्यूक्लियस हैप्लॉइड है तो सेल भी हैप्लॉइड, न्यूक्लियस डिप्लॉइड तो सेल भी डिप्लॉइड। तो इस बेसिस पर ये लास्टली आपके पास रिजल्ट आ जाता है। हाँ, ये देखें तो ये भी खत्म हो जाएगी और ये भी खत्म हो जाती है, धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं और अपना सारा कंटेंट डिफ्यूज कर देती हैं इनसाइड ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपके पास ये स्ट्रक्चर रहेगी और फाइनल ये स्ट्रक्चर रहेगी, ये दो स्ट्रक्चर रहेंगी इस बड़ी सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज PEC। और इसी PEC के अंदर में डिवीजन करना है और क्या बनाएंगे, इसी में कंटिन्यूअस डिवीजन से बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनता है विच इज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बनेगा, जाइगोट से, इससे तो बनेगा एम्ब्रियो, और इस PEC से बनेगा एंडोस्पर्म। तो फाइनली एक तरीके से मैच्योर सीड के अंदर दिखाई देते हैं आपको, सीड के अंदर देखेंगे कैसे होता है। तो फाइनली दो स्टेप हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर, इन दोनों को मिला करके, क्योंकि यहाँ दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, यहाँ से आप यहाँ तक देखेंगे, इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन।
This double fertilization is a typical feature, specific typical feature for the angiosperms only. सिर्फ एंजियोस्पर्म के लिए होता है और किसी प्लांट ग्रुप के लिए ये टिपिकल फीचर नहीं है. If you talk about bryophyte, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म भी ले लो, वहां पर भी नहीं मिलेगा. ये क्या नहीं मिलेगा? डबल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज ट्रिपल फ्यूजन. ये भी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है? सिर्फ एंजियोस्पर्म के हैं, ध्यान रखना. दिस वन, ये और ये दोनों टर्म किसके लिए यूज की जाती हैं? ओनली फॉर एंजियोस्पर्म्स. और किसी ग्रुप के लिए आप जिम्नो की बात कर लो तब भी नहीं मिलेगा. आप बोले कि सर ट्रू फर्टिलाइजेशन वो तो मिलता है. भाई फर्टिलाइजेशन तो हर किसी में होता है, चाहे ब्रायोफाइट की बात करें, टेरिडोफाइट की बात करें, एनिमल्स की बात भी कर लो, सभी में मिलता है. इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म द ट्रू फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन सिंगेमी इज पॉसिबल. तभी तो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी. जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो साफ सी बात है उन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन तो पॉसिबल है. पर बात फर्टिलाइजेशन की नहीं हो रही है, बात हो रही है इस ट्रिपल फ्यूजन की. तीन चीजों का फ्यूजन जिसकी वजह से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा बाद में. और सेकेंडली इन दोनों का एक साथ होना, दैट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन. तो दोनों चीजें, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म्स. ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस में होता है, अकर्स इन विच ऑर्गेनिज्म. ठीक है, आपको एनिमल के एग्जांपल भी दे सकता है, बट वो तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखेगा ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो. हाँ लिख दे तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं दे करके एग्जाम्पल बेस पे क्वेश्चन बना सकते हैं. एग्जाम्पल कुछ भी आ सकता है. मान लो दे दे एफेड्रा, कोई रिक्सिया जानते हो, सुना है कुछ? एफेड्रा जानते हो? एफेड्रा जिम्नोस्पर्म. ठीक है, तो आगे आएंगे ये सब चीजें. ठीक है, एफेड्रा नीटम जो भी है, आपको मतलब अलग अलग टॉपिक से लिंक करके, मतलब प्लांट डाइवर्सिटी के साथ लिंक करके इसके साथ अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. और इसके साथ ही क्या, आप किसी भी बायोलॉजी के क्वेश्चन को डाइवर्सिटी फिजियोलॉजी के साथ लिंक कर सकते हो और अच्छा क्वेश्चन बना सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस डाल करके जो डिफरेंट टॉपिक से हैं. ठीक है, बट फिर भी ध्यान देना कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज पॉसिबल डबल फर्टिलाइजेशन. तो उसमें सीधे एग्जांपल बेस पे क्वेश्चन आ सकता है. एक ऑप्शन दे दिया मेंजिफेरा इंडिका, आंसर वुड बी मेंजिफेरा इंडिका, क्योंकि मेंजिफेरा इंडिका क्या है? एंजियोस्पर्म है. तो आपको ध्यान होना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जांपल मेरे से एंजियोस्पर्म का है और कौन सा नहीं है ना. ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं किस में यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता है, तो तीन एग्जांपल तो दे देंगे एंजियोस्पर्म के और एक एग्जांपल देंगे कोई और के, इधर ब्रायो टाइडो और जिम्नो, किसी के भी दे सकते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से. तो ये आपका यहाँ पर प्रोसेस मेन जो है, मेन इवेंट तो यही है. अब यहाँ पर कुछ रटने वाली बातें भी आती हैं कि ये सब किसने बताया एंड ऑल. जो ट्रू फर्टिलाइजेशन की बात है, फर्टिलाइजेशन इन दिस एंजियोस्पर्म प्लांट, स्पेशली पोर्चुलेका प्लांट के अंदर सबसे पहले बताया था स्ट्रासबर्गर ने. स्ट्रासबर्गर का नाम लिखा होगा, उन्होंने सबसे पहले इसको देखा पोर्चुलेका प्लांट के अंदर, ट्रू फर्टिलाइजेशन को देखा. ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन इन दोनों को एक साथ देखना, मतलब ट्रिपल फ्यूजन को और दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? तो डबल फर्टिलाइजेशन. ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन आर देन ऑब्जर्व्ड बाय द डिफरेंट रिसर्चर. नाम लेंगे हाँ, नवास्चिन ने बेसिकली एक दो प्लांट हैं. ठीक है, लिलियम और फ्रेटिलेरिया नाम लिखा है. उन दोनों के प्लांट के अंदर इन दोनों चीजों को देखा. किसको देखा? ट्रिपल फ्यूजन को और डबल फर्टिलाइजेशन को. ट्रू फर्टिलाइजेशन तो अलग चीज हो जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों को एक साथ, और उसी में ट्रिपल फ्यूजन भी मिलेगा. तो इस तरीके से दो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले इन्होंने, नवास्चिन ने इसको ऑब्जर्व किया था. तो ये साइंटिस्ट लेवल की बात है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. अब यहाँ देखो कुछ न्यूमेरिकल डेटा वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डेटा नंबर के हिसाब से, कि इन द डबल फर्टिलाइजेशन, जो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये, इसके अंदर इट इंक्लूड्स और इन्वॉल्व्स हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ गैमीट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होंगे. ऐसे भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. आपको थोड़ा सा यूज करना है अपना माइंड और बताना है भाई कितने यहाँ पर गैमेट इन्वॉल्व हुए होंगे डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर. 3 हुए होंगे पक्का. 3 कौन कौन से? दो तो, 2 मेल गैमेट्स और 1 फीमेल गैमेट, 3 गैमेट है टोटल.
हाँ स्पेसिफिकली पूछेगा तो यहाँ पर कितना, 2 गैमेट, और यहाँ पूछेगा तो 1 गैमेट, दूसरा गैमेट नहीं है, यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अच्छा सेल्स कितनी इन्वॉल्व हो रही, हाउ मेनी सेल्स आर इन्वॉल्व, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर कितनी सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं? हाँ 2 3 4 5, 4 पक्का? भाई जो गैमीट है वो सेल भी तो है, तो 3 सेल तो यही हो गई एज इट इज गैमेटिक सेल्स, तो 3 से ज्यादा ही मिलेगा आंसर, या 3 भी मिल सकता है। फोर्थ कौन सी, सेंट्रल सेल, हाँ जिसको हम पीईसी भी कह देंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, पर इन्वॉल्व हो रही तो सेंट्रल सेल है, तो फोर्थ सेल यहाँ पर रहेगी वो। तो टोटल यहाँ पर सेल के नंबर हो जाएंगे 4 सेल्स। अच्छा न्यूक्लियस कितने इन्वॉल्व हो जाएंगे, 5 सेल्स, 5 न्यूक्लियस, सॉरी। कौन कौन से, सेंट्रल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नहीं है, 2 है, बाकी सब तीनों के अंदर एक एक थी, 3 गैमेट्स तो 3 न्यूक्लियस तो उनके हो गए, तो फोर्थ सेल थी, फोर्थ सेल दैट इज सेंट्रल सेल, उसके अंदर एक न्यूक्लियस नहीं 2 न्यूक्लियस हैं, इसलिए यहाँ पर मिलाकर 5 न्यूक्लियस बोल दिया जाता है। तो ध्यान रखना 3 4 5, बट ये क्या चीज है, नंबर ऑफ गैमेट्स है, नंबर ऑफ सेल्स है, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बना, नेहा मित्तल, सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बना बताओ? बिफोर फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए हैं, उस तरीके से यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस मिलकर के एक लार्ज न्यूक्लियस बना लेंगे, ठीक है, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, यस राइट। ओके इंस्टा आईडी दे दो, ये क्या बकवास फालतू क्वेश्चन पूछते रहते हो, ये कोई डाउट है, इंस्टा आईडी दे दो यार ले लो जो लेना है, क्या है ढूंढ लो, ढूंढने में क्या है, ढूंढने से तो हाँ फिर हम क्या है, हम तो सीधे से लोग हैं, हम तो हमारे नाम से ही रखते हैं, हम कोई ऐसे थोड़ा ना अलग से @ हैश टैग पता नहीं क्या क्या लोग नाम रखते हैं, हम तो अपने नाम से ही रखते हैं जो भी रखते हैं ठीक है। नंबर ऑफ गैमेट्स, मेरा नाम नहीं पता, देवी जी आप किससे पढ़ रहे हैं, उसका नाम भी नहीं पता लगते आप, किसी को भी नहीं पता, प्रखर राठौर नाम है, बाहर आप नोटिस बोर्ड पे भी पढ़ लेंगे, वो शेड्यूल आता है उसमें नाम लिखा रहता है। अब आज ही बोलोगे आज ही भेजती हूँ रिक्वेस्ट है एनीवेज हाँ, 3 गैमेट्स कैसे आए, पूरे डबल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है ना, देखो इसके अंदर कितने गैमेट, 2, इसके अंदर कितने गैमेट, 1, टोटल 3 हो गए ना, टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स की बात कर रहा है, ये गैमेट थोड़ी ना है, जो न्यूक्लियस है, सेकेंड न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियाई को नहीं लेंगे, आप नंबर ऑफ गैमेट्स पूछ रहे हो ना, वो गैमेट थोड़ी ना है, पोलर न्यूक्लियाई गैमेट है क्या, वो तो न्यूक्लियस है, हाँ तो गैमेट की बात करें ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट यही तो गैमेट्स हैं, तो टोटल 2 गैमेट इन्वॉल्व हो रहे हैं और 1 फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हो रहा है, बस इतना ही तो है। तो क्या गैमेट है और क्या सेल है क्या न्यूक्लियस है, आपको ये आइडिया होना चाहिए। हाँ हर गैमेट के अंदर, हर गैमेट एक सेल भी है, और हर गैमेट के अंदर एक एक न्यूक्लियस भी होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी इन्वॉल्व होंगे, इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। और कुछ किसी का कोई डाउट, डन। तो इस तरीके से यहाँ पर वो रटने वाली बात भी ध्यान रखना, ठीक है, दोनों रिसर्चर्स के नाम इस तरीके से हो जाते हैं, तो ये आपका ट्रू फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है समाप्त। अच्छा लास्ट में एक टर्म आती है साइफोनोगेमी, शायद मैंने आपका टर्म बोला था एक बार, जहाँ साइफोन बताया था, मोनोसाइफोनस कंडीशन, पॉलीसाइफोनस कंडीशन, उसी में एक टर्म आता है साइफोनोगेमी, गैमी का मतलब सिंगेमी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, तो लास्ट में वही होगा, बट साइफोन यानी, साइफन का मतलब सिर्फ साइफन बोला है, साइफन ओनली वर्ड, साइफन मतलब पॉलिन ट्यूब, मोनोसाइफोनस सिंगल पॉलिन ट्यूब कंडीशन, पॉलीसाइफोनस मल्टीपल पॉलिन ट्यूब कंडीशंस, ये तो उसके कंडीशंस हैं, कुछ प्लांट में ऐसा मिलता है कुछ प्लांट में ऐसा मिलता है, हाँ मोस्टली मोनोसाइफोनस, बट साइफन की हेल्प से क्या करना, सिंगेमी करवाना, यानी कि गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन करवाना, फर्टिलाइजेशन करवाना विद द हेल्प ऑफ साइफन और पॉलिन ट्यूब, इसको क्या बोल देंगे, साइफोनोगेमी बोल देंगे, दैट्स इट, ये इसी से रिलेटेड है, साइफन का मतलब बस क्या पता होना चाहिए, बाकी तो सिंगेमी आपको पता ही है, उसी को बोलते हैं पॉलिन ट्यूब की हेल्प से गैमेटिक फ्यूजन कराना, दैट इज साइफोनोगेमी। अच्छा बिना साइफन क्या काम हो जाएगा, बिना पॉलिन ट्यूब काम हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो दैट इन हाइल प्लांट्स स्पेशली एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है, इनको एक जगह लाया जाएगा और फिर बाद में मिलाया भी जाएगा, एक जगह लाने का प्रोग्राम भी किसी और तरीके से होता है, जैसे एयर वाटर हमने पढ़ते हैं पॉलिनेशन, पहले एक प्लेस पर लाया जाएगा
उसके बाद वहां पर एक दूसरे के पास पास लाया जाएगा, मिलाया जाएगा। तो ये सब काम कोई और करवा रहा है एक तरीके से, वो खुद नहीं चल रहे हैं। जबकि अब लोअर प्लांट्स की बात करेंगे ना, वहां पर जो गैमेट्स हैं, स्पेशली मेल गैमेट्स, वो मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो पानी के अंदर मूव करते करते कहीं ना कहीं टारगेट पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई मोटिलिटी नहीं है, इस वजह से उनको एक दूसरे के पास लाया जाएगा किसी स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से, पॉलिनेशन में भी और यहाँ पर पॉलिन ट्यूब की वजह से। ठीक है, इस तरीके से अपन ने देखा। ये था लास्ट पार्ट, दैट इज फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है आपका पूरा। और कुछ किसी को डाउट है तो पूछो। Now we have the fertilization complete. Now next step is what? Post fertilization events. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा हमारे पास? इस जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और PEN यानी जो न्यूक्लियस उसकी सेल है PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, वो भी 3N है, ट्रिप्लॉइड है। इस सेल से क्या बनेगा आगे चल करके? एंडोस्पर्म। इसी से एंडोस्पर्म बनता है। अब एंडोस्पर्म कैसे बनेगा? ठीक है, वो न्यूट्रिशन देगा, उसी के लिए हम बात करने वाले हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। हालांकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 3-4 इवेंट्स आती हैं। यहाँ पर जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, ये भी एक इवेंट है। इसके साथ साथ PEC से एंडोस्पर्म का बनना, ये भी एक इवेंट है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दीज आर 2 इवेंट्स। मोर देन दैट, आफ्टर दैट सीड फॉर्मेशन भी होगा, और साथ ही साथ सीड के सराउंडिंग में क्या बनने लगेगा? सीड के सराउंडिंग क्या बनता है? फ्रूट्स। तो सीड्स एंड फ्रूट डेवलपमेंट भी यहाँ पर साथ में चलता है। तो बाद में होगा, बट पहले यहाँ पर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म तो बनाए, पहले वो होते हैं, उसके बाद फिर सीड डेवलपमेंट एंड फ्रूट डेवलपमेंट एक साथ चल जाता है। पहले तो हम इन दोनों की बात करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अच्छा, इन दोनों में से पहले क्या होता होगा? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होना चाहिए या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट पहले होना चाहिए? एंडोस्पर्म। क्यों? न्यूट्रिशन देगा। क्लियर एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। प्रीसीड्स का मतलब पहले, जस्ट प्रायर। तो पहले होना चाहिए, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन वही देगा। वही वाली बात है, समझने के लिए ध्यान रख लो कि आपने किसी को इनवाइट किया है खाना खाने के लिए, तो उनके आने के बाद खाना बनाना स्टार्ट करोगे क्या? क्या आओ भाई, हाँ बैठो बैठो, पंगत लगा दी आपने, पत्तल बिछा दी, ठीक है, प्लेट बिछा दी, हाँ भाई अब खाना बनाना स्टार्ट करो। आटा गूंद रहे हैं, पुड़ियां तल रहे हैं, उनके बाद हाँ, तब तक वो बैठे बैठे उठ ही जाए, पता चले अरे तुमने क्या पिलाया फालतू, वो भी काम में लग जाए फिर है, या तो इसलिए बुलाया होगा अभी तुम भी आ जाओ, शामिल हो जाओ। तो बेसिक बात क्या है? पहले खाना बनाया जाएगा, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आगे, वही वाली बात है। तो पहले थोड़ा बहुत स्टॉक में बना लिया जाता है, तैयारी तो की जाती है बेसिक। तो वही अपन बेसिक तैयारी की बात करेंगे, यानी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। हाँ, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पूरा नहीं होता, पूरा होने के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा ऐसा भी नहीं है। बट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कुछ हद तक, कुछ मात्रा में, कुछ प्रोपोर्शन में एंडोस्पर्म बन जाता है। पूरा प्रोपोर्शन कंप्लीट एंडोस्पर्म नहीं बनता, उससे पहले ही जाइगोट से एम्ब्रियो बनना भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ मात्रा में बनेगा एंडोस्पर्म, उसके बीच में ही उसके बाद ही कुछ सेल्स बनने के बाद में ही क्या स्टार्ट हो जाएगा? जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोनों का साथ में चलेगा बाद में। तो थोड़ा बहुत तो बना ले, वही वाली बात आ जाती है। So let's see, the post fertilization event में सबसे पहले इवेंट आती है, the first one, that is endosperm development. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये किससे बनेगा? देखो यहाँ पर आपके पास लास्ट में फाइनली आप देखें, उसके भी बाद में देखेंगे, तो यहाँ पर एक PEN रहेगा इस तरीके से, और एक जाइगोट रहेगा। हालांकि यहाँ पर अगर एंडिंग बताई जाए, आपको कुछ एंडिंग बताई थी, माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड्स या पुल्स, आप बता सकते हो यहाँ पर कौन सा एंड कहाँ पर होगा? बिल्कुल बता सकते हो। नीचे वाला ये साइड कौन सा होगा? हाँ, माइक्रोपाइलर एंड होगा, माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल, ये एंड चैलेजल एंड या चैलेजल पोल। कैसे बताया आपने? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पहले एग सेल थी, और जिधर एक्सेल या एग एपेटस होता है वही तो माइक्रोपाइलर होता है यूजुअली। तो इस तरीके से माइक्रोपाइल और चैलेजल ये पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसी। तो इसी माइक्रोपाइलर एंड पर ही जो जाइगोट प्रेजेंट होगा, यहीं पर ही क्या स्टार्ट होने वाला है? इसी जगह पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, हालांकि बाद में होगा, बट पीईसी के अंदर पहले अपन स्टार्ट करें एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पर मान लो जाइगोट में अगर ऊपर बना दूं, जैसे कभी कभी जाइगोट ऊपर बना दिया जाता है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं जाइगोट को ऊपर बना दूं इस तरीके से, ये अगर जाइगोट है, तो इधर बताओ माइक्रोपाइलर एंड कौन सा होगा? ऊपर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डायग्राम आपको ऊपर दिया है इसलिए मैं आपको ऊपर ही दिखा रहा हूँ, वहाँ पर जो बनाया हुआ है मॉड्यूल के अंदर भी। तो ये माइक्रोपाइलर एंड है और चैलेजल एंड है।
तो माइक्रोपाइलर एंड के पास जाइगोट है, और ये बीच में क्या है, सेंट्रल में जो न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड एज PEN, ये PEN है, और ये सेल PEC है। तो यहाँ से प्रोग्राम अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा क्या एक्चुअली, उसके अंदर होता है डिवीजन। भाई सेल है, सेल में डिवीजन स्टार्ट होगा, एक सेल से 2 सेल 4 सेल ऐसे चलती रहेंगी, डिवीजन होता रहेगा तो न्यूट्रिशन अमाउंट बढ़ती रहेगी, उससे क्या होगा, न्यूट्रिशन देने के लिए सेल्स बढ़ जाएंगी। यहाँ जाइगोट में डेवलपमेंट कराना है, इस पूरी सेल यहाँ से यहाँ तक की पूरी सेल जिसमें इंक्लूडिंग जाइगोट है, तो जाइगोट का भी डिवीजन होना चाहिए क्या? अगर हम बोले PEC का डिवीजन हो रहा है तो जाइगोट का भी डिवीजन होगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। PEC यहाँ से यहाँ तक है, जाइगोट नहीं है उसमें, जाइगोट में डिवीजन बाद में होगा, बट PEC में डिवीजन बोल रहे हैं मतलब जाइगोट को छोड़ करके जो बाकी है, जाइगोट के अलावा जो बाकी के पार्ट है नहीं वो PEC है, उसमें डिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, ये मत मान लेना, कई बच्चे मान लेते हैं कि भाई सर PEC में आपने डिवीजन किया तो उससे जाइगोट भी 2 बन जाएंगे, जाइगोट भी 4 बन जाएंगे, जाइगोट 8 हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हम इसके अलावा बात करें जो बाकी पोर्शन है उसके अंदर डिवीजन होगा, उसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, उसके सेल में डिवीजन होगा, लेकिन जाइगोट में बाद में हो जाएगा। जाइगोट में डिवीजन होकर के जाइगोट के सेल्स के नंबर बढ़ेंगे, बाद में बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं सेल डिवीजन होने वाला है। आपको सेल डिवीजन के थोड़ा बहुत आइडिया हो तो माइटोसिस मियोसिस 2 टाइप के होते हैं। माइटोसिस काम आएगा या फिर मियोसिस काम आएगा? मियोसिस आ चुका है पहले भी, गैमेट फॉर्मेशन हुआ उसी के लिए मियोसिस कराया जाता है। ठीक है, अब तो सिर्फ माइटोसिस ही होगा। हम लोग भी अगर एक सिंगल सेल जाइगोट से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं तो हम आज इतने बड़े कैसे हो गए, किस वजह से? माइटोसिस ओनली, सिर्फ माइटोसिस से हुई हमारी ग्रोथ। मियोसिस से ग्रोथ नहीं होती है, मियोसिस से क्या होता है, सिर्फ गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात की जा रही है ऑन द बिहाफ ऑफ सेल डिवीजन, किस तरीके से होता है उसके भी कुछ वेज हैं। उस वेज पर यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म बन जाते हैं। लेट्स सी, जो ज्यादातर एंडोस्पर्म बनता है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी इसके 3 टाइप आ जाएंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, एक ही बात है। दूसरा वाला टाइप आता है जिसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, और थर्ड टाइप आता है जिसको बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये कैसे बन रहे हैं समझो। यहाँ डिवीजन किस बेसिस पर है, डिवीजन का वे क्या है, क्या तरीका है। अगर यहाँ डिवीजन ऐसे हो रहा है जिसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये नाम एक बार पहले भी आ चुका है, बताया था कहीं, कहाँ आया था न्यूक्लियर डिवीजन, कहीं आया था भाई, कैपिटम वगैरह में भी करवाया था, आए थे। न्यूक्लियर डिवीजन एक साथ करा देंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस के नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन इट मींस ओनली कैरियोकाइनेसिस व्हिच इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जिसमें इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, हालांकि बाद में हो जाएगा, इसमें लास्ट में देखेंगे साइटोकाइनेसिस होगा, सेल्स के नंबर बढ़ेंगे नो डाउट, लेकिन पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बढ़ रहे हैं, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, फिर 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, 16 न्यूक्लियस एंड सो ऑन, ऐसे न्यूक्लियस के नंबर बढ़ते रहते हैं। अभी न्यूक्लियस कौन सा है, PEN। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें जाइगोट तो एक ही है, जाइगोट तो उसमें डिवीजन नहीं कर रहे हैं अपन, अभी जाइगोट में ऐसे ही है। यहाँ अब न्यूक्लियस यहाँ PN है तो ऐसे PN 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ऐसे न्यूक्लियस के नंबर बढ़ते रहते हैं। एक ही सेल के अंदर ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियस, तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसी को बोल रहे हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हालांकि लास्टली आप देखोगे तो वहां तो साइटोकिन्स हो जाएगा, हर सेल के अराउंड सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन वगैरह बन जाती हैं तो प्रॉपर सेल बन जाएंगी। अभी इसका स्टार्टिंग नहीं हुआ, कुछ मात्रा में अगर बन जाएगा उसके बाद इसका स्टार्टिंग होगा जाइगोट का, अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। लेकिन पहले अपन यहाँ पर एंडोस्पर्म बना रहे हैं। तो ये जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से बना हुआ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, एंड दिस इज द मोस्ट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। ज्यादातर मोस्ट कॉमन यही मिलता है, सबसे ज्यादा यही कॉमनली मिल जाता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के अंदर, इंक्लूडिंग अवर कैप्सुला, कैप्सुला में भी मिलता है, ज्यादातर एंजियोस्पर्म के अंदर यही वाला मिलता है, आपको तो यही ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हालांकि बाद में इसमें भी आगे डिवीजन होकर के इस तरीके से सेल्स नंबर बढ़ जाते हैं। एक और टाइप का होता है जिसको बोलते हैं अपन सेलुलर डिवीजन या सेल डिवीजन। ये सेलुलर डिवीजन है, या आप कह सकते हो नॉर्मल सेल डिवीजन जैसे होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जाइगोट एज इट इज। ठीक है, सेल डिवीजन का मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस, एग्जैक्टली ऐसा होना। यानी मान ले यही एक न्यूक्लियस था, ये 2 न्यूक्लियस बन गए, और अब यहाँ अगला न्यूक्लियस बनना स्टार्ट नहीं हो रहा, नॉर्मल साइटोकाइनेसिस हो रहा है, 2 न्यूक्लियस तो 2 सेल, फिर आगे हो सकता है इसके अंदर भी न्यूक्लियस का डिवीजन कर दी जाए, तो इस तरीके से यहाँ पर यानी हो क्या रहा है, अल्टीमेटली कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस,
और ऐसा वर्टिकल भी हो सकता है। इस तरीके से देखें तो यहाँ पर फाइनली आप ऑब्जर्व होगा ये सब डॉट वाले भी न्यूक्लियस ही हैं, ठीक है, सब न्यूक्लियस है। तो जितने भी यहाँ पर कैरोकनेस हो रहे हैं दे आर इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इट मींस नॉर्मल सेल डिवीजन, नॉर्मल सेलुलर डिवीजन हो रहा है, इस वजह से यहाँ जो एंडोस्पर्म बनता है उसको बोलते हैं क्या, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ये बन जाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ये कुछ प्लांट्स में मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल से गैमोपेटेली ग्रुप है, एंजियोस्पर्म्स का ही ग्रुप है, बट वो कम है क्वांटिटी में प्लांट्स के नंबर, ठीक है। तो गैमोपेटेली ग्रुप के अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं ज्यादातर उनके अंदर सेल्यूलर एंडोस्पर्म मिलता है, मतलब सेल डिवीजन जैसे नॉर्मली चलता है वैसे होता है उसमें। तीसरा वाला एक और होता है जो स्पेशल ग्रुप में पाया जाता है, वो दोनों का मिक्सचर है, आप कह सकते हो इंटरमीडिएट, इसमें इंटरमीडिएट डिवीजन हो रहे हैं, इसलिए इस टाइप के एंडोस्पर्म को इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म भी कहते हैं। हालांकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट्स में मिलता है जिसको बोलते हैं हेलोबियल, हेलोबियल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट्स में पाया जाता है थर्ड वाला, इसलिए इसको हम हेलोबियल एंडोस्पर्म भी कहते हैं। अब क्या होता है समझो, नाम क्या बोल रहे हैं इसको, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये नाम तो इसलिए दिया क्योंकि हेलोबियल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट्स में मिलता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इंटरमीडिएट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, यानी कि दोनों के बीच का, इसमें दोनों काम हो रहे हैं। कौन से दोनों काम हो रहे हैं, प्री न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है और सेलुलर डिवीजन भी हो रहा है। पहले होता है सेलुलर डिवीजन एक, जाइगोट तो एज इट इज, ठीक है, लेकिन यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सॉरी पहले यहाँ पर सेल डिवीजन होगा नॉर्मल, यानी एक न्यूक्लियस और एक दूसरा न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन गए हैं। लेकिन दोनों में जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस भी होगा इमीडिएटली, लेकिन वो होगा अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब इसके पास सेल छोटी और उसकी सेल बड़ी। वो कैसा डिवीजन रहा है, सेलुलर डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन इज सेलुलर डिवीजन, नॉट दिस, एंड दिस सेलुलर डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल। ये अनइक्वल हो रहा है, मतलब एक तो लार्ज सेल बन जाएगी और एक स्मॉल सेल बन जाएगी। नाउ आफ्टर दैट these two cells are followed by free nuclear division। तो पहले ऐसा, बाद में ऐसा, बाद में ऐसा का मतलब अब देखो इन दोनों सेल्स के अंदर हम सिर्फ अब क्या करा रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिविजन। इसके आसपास भी, यहाँ पर इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए और इसके अंदर भी काफी सारे न्यूक्लियस बन गए। तो दो सेल्स के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, और ये एक तरीके से इंटरमीडिएट इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पहले ऐसा होता है फिर बाद में ऐसा होता है, इसलिए इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म कहला जा सकता है। और ये क्योंकि हेलोबियल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट्स में मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज हेलोबियल एंडोस्पर्म। बट ये भी कुछ ही प्लांट्स की बात है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स उसके अंदर क्या मिलता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यही मिलता है। हालांकि लास्ट में ये भी ऐसा ही हो जाएगा, वो बात अलग है, और ये भी ऐसा ही हो जाएगा। लास्ट में तो सब में सेल्स के नंबर होने ही है, सब में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बननी है, वो एक जैसी होनी है, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म ज्यादातर मिलता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इज इट क्लियर? तो इस डायग्राम से वो बात भी समाप्त हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, वो आपको स्पेशल पॉइंट में भी लिखा मिलेगा। स्पेशल पॉइंट आते हैं यहाँ कुछ, जैसे उसका लास्ट पॉइंट अपन पहले समझा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपने जो है फीड भी किया है, आपने लिया है, खाया होगा। उसका बेस्ट एग्जांपल आता है कोकोनट, कोकोनट वाटर, जो एक टेंडर टेंडर कोकोनट के अंदर होता है, कच्चा जो है ना, कच्चा नारियल है ग्रीन वाला, नारियल पानी पीते हैं जिससे पर। तो नारियल पानी है क्या, द ड्रिंकिंग पार्ट, ड्रिंकिंग पोर्शन वो है क्या, दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। वो जो ड्रिंकिंग वाटर पोर्शन है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, तो जितना भी लिक्विड पार्ट है वो यही होता है। तो फिर बाद में चल करके वो सॉलिड कैसे हो जाता है, क्या होता है उसके अंदर ऐसा। आपने नारियल की बहुत दो तीन फॉर्म देखी होंगी, एक तो वो कच्चा नारियल है, ठीक है, धीरे धीरे वो ब्राउनिश होता है, उसमें थोड़ी सी मलाई भी आने लग जाती है, ठीक है, वो उसी को मान लो। फिर बाद में आगे चल करके जो और बच जाता है और ज्यादा राइपन हो जाता है, उस सिचुएशन में उसमें आसपास कुछ ऐसे दाढ़ी वगैरह निकलने लग जाती है, ब्राउनिश, इसको छीलते हैं अपन, अंदर थोड़ा सा पानी रहता है, मोटी लेयर बन जाती है, ठीक है ना। कई बार डोसा वोसा बनाने में काम आता है, और भी चटनी जो भी है, पानी वाला नारियल नहीं था, तो वो भी फॉर्म है। और ज्यादा अगर पका हुआ फॉर्म लोगे तो उसमें पानी बिल्कुल खत्म, वो जो गोला आता है, गोला, बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं इसमें काम आता है वो, भाई दूज वगैरह में भी, राखी में भी काम आता है, शादी वादी में भी काम आता है। हाँ, देखोगे आप लोग आगे चल करके, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब ओकेजन्स में काम आता है जनरली। गिरी या गोला इसको बोल सकते हैं, वो भी एक फाइनल फॉर्म है, उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, बहुत हार्ड होता है, टूटता भी नहीं मुश्किल से। तो ये दो तीन फॉर्म आपने देखी हैं, इन फॉर्म्स में आप देखोगे सिक्वेंशियली तो पानी की अमाउंट क्या होती जा रही है, कम,
कम कैसे होती जा रही है, क्या कारण है? ड्यू टू द साइटोकाइनेसिस। क्योंकि यहां पर अभी क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, लिक्विड पोर्शन है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब जैसे जैसे इसमें साइटोकिन्स होता जाएगा, सेल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे साइटोकिन होते होते पानी की अमाउंट क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। जितना ज्यादा पुराना होता जाएगा उतना ही साइटोकिन बढ़ता चला जाएगा। तो पहले होता है न्यूक्लियोस्टाइल डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगता है, साइटोकाइनेसिस। ये जो कच्चा नारियल है इसमें पानी ज्यादा होता है, अगर पानी थोड़ा सा फीका होता है, लेकिन जैसे जैसे मलाई बनती जाएगी, मलाई क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड है, वाइटी सब्सटेंस है जो आसपास लगने लग जाती है। हालांकि पानी थोड़ा सा मीठा हो जाता है उस वजह से भी। और वो जो लेयर है वो क्या है, साइटोकाइनेसिस की लेयर है, साइटोकाइनेसिस होने की वजह से सेल्स की बनी हुई लेयर है। धीरे धीरे यहाँ साइटोकाइनेसिस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और फाइनली जो है पानी की अमाउंट कम होते होते खत्म हो जाती है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है इस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। वैसे आपको बाय डिफॉल्ट भी पूछे एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है, 3n ही बोलोगे, क्योंकि उसका न्यूक्लियस की प्लॉइडी 3n है। जब PEN की प्लॉइडी 3n है, इसकी सेल PEC की प्लॉइडी 3n है, इसी PEC से आगे चल करके क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म। तो इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी, 3n ही होगी। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी आपको ध्यान रखना है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर 3n, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनता है, लेकिन आप बोलोगे सर ट्रिपल फ्यूजन होता है क्या, नहीं, वहां डायरेक्टली बनता है हैप्लॉइड। आप लोग पढ़ोगे आगे चल करके, जिम्नोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा आपको। वहाँ एन होता है, वहाँ फीमेल गैमेट से डायरेक्टली बन जाता है। एनीवेज, ये इसका एग्जांपल अपने देखा, जो 4th पॉइंट लिखा वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखेंगे। 4th पॉइंट आपके स्पेशल पॉइंट में है, नारियल का पानी कम क्यों हो जाता है, सेल डिवीजन से सॉलिडिफाई हो जाती है ना, धीरे धीरे पार्ट सॉलिडिफाई होने लग जाता है। जैसे न्यूक्लियर पार्ट, मतलब एक सेल के अंदर मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल न्यूक्लियस हैं अगर, तो लिक्विड फॉर्म को जनरेट करता है, उससे लिक्विफाइड नेचर आ जाती है, लिक्विडनेस, लिक्विडिटी। लेकिन जैसे जैसे साइटोकिन्स होता जाता है वो सॉलिडिटी को जनरेट करता है, वो सॉलिडिटी, ठीक है ना, 2 सेल 4 सेल बनने लग जाएंगे धीरे धीरे, तो सॉलिडिफाई होने लग जाता है, वो सॉलिडिटी से आता है, ठीक है। हाँ, बाकी कुछ और भी हैं, जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म होता ही नहीं, काफी कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे ऑर्किड प्लांट है, ऑर्किडेसी का फर्स्ट पॉइंट लिखा है आपको, ठीक है। मेज टोमेटो के अंदर आपको जो है कुछ पैचेस फॉर्म में भी कलर मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्या, मोज़ेक पैटर्न वाला, मोज़ेक एंडोस्पर्म। मोज़ेक यानी पैचेस स्कैटर्ड फॉर्म में इस तरीके से मिलना, तो वो भी एक पॉइंट है। एक और आता है जिसको बोलते हैं रूमिनेट एंडोस्पर्म। रूमिनेट का मतलब होता है रफनेस वाला, थोड़ा सा रफनेस होती, जैसे बीटल नट सुपारी के अंदर मिलता है ना, सुपारी कभी आपने देखी हो, खाई भी होगी अगर, तो जब टूट जाती है, तोड़ी जाती है, तो वो थोड़ी सी रफनेस सरफेस होती है, दैट इज ड्यू टू द एंडोस्पर्म, और वो रफनेस वाला एंडोस्पर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं रूमिनेट एंडोस्पर्म, दैट इज फॉर द रफनेस, ठीक है। बाकी एक पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। एक हाँ स्टार्ची वाला भी रहोगे, हाँ स्टार्ची एंडोस्पर्म, जिस एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्च की अमाउंट ज्यादा हो, जैसे कि ज्यादा हमारे सीरियल्स हैं, जो मेज वगैरह हैं, ठीक है ना, राइस है, उनके अंदर स्टार्च की अमाउंट ज्यादा होती है, उसको स्टार्च, दैट्स इट। तो ये आपका फर्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है कंप्लीट। हाँ जी। कंज्यूम हो जाता है ना पूरा, भाई कंज्यूम हो गया। अभी आप पढ़ेंगे आगे चल करके सीड्स, सीड्स में टॉपिक अलग से बताऊंगा लास्ट में, जो टाइप होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, उनमें क्या होता है, कंज्यूम होने के साथ साथ वो किसी और पार्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, किसी और पार्ट में भर लिया जाता है, जैसे कॉटिलेडन्स, आगे आएगा, सीड के कुछ पार्ट होते हैं कॉटिलेडन्स में भर लेंगे, मतलब उसने एम्ब्रियो ने जितना कंजर्व करना था, जितना कंज्यूम करना था, सॉरी, ज़ायगोट टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कंज्यूम हो गया, फिर भी अगर बचा रह गया तो फिर कहाँ भर लेंगे, कॉटिलेडन्स में, वहां पर भर लिया जाता है। और फिर भी नहीं भर पाए तो उस केस में वो एम्ब्रियो क्या कहलाता है एक तरीके से, या एम्ब्रियो या सीड कहलाता है एंडोसोमिक सीड। हम आगे पढ़ेंगे सीड के 2 टाइप, एंडोसोमिक सीड और नॉन एंडोसोमिक सीड, जिनमें सीड में सॉरी एम्ब्रियो जो पूरा कन्वर्ट कर लेता, कंज्यूम कर लेता है, तो उनमें तो खत्म हो गया, तो नॉन एंडोसोमिक, वो बेसिकली बचा भी है तो फिर कोटलेट में चला गया। और जिनमें बचा है, जो कंज्यूम होने के बाद भी बचा हुआ है सीड के अंदर, तो उसको बोल देंगे एंडोस्पर्मिक सीड। तो 2 टाइप के सीड्स होते हैं, आगे आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा सीड्स के टाइप में। सो नेक्स्ट वी हैव अनदर टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ये जाइगोट का डेवलपमेंट करना होगा, एंडोस्पर्म प्रोसेस तक हो जाता है, उसके बाद जाकर के जाइगोट का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। एम्ब्रियो पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता बेटा कोकोनट में,
कोकोनट में एम्ब्रियो पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, अगर उसको न्यूट्रिशन मिल जाए, प्रॉपरली सॉइल कंडीशन मिल जाए तो बात अलग है, फिर हो जाता है। लेकिन वो जब आप कंज्यूम कर लेते हो तो उसका न्यूट्रिशन तो आपने ले लिया तो खत्म हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बन रहा है? ऑब्वियसली जाइगोट से ही बनेगा, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसे बन जाती हैं, इसकी थोड़ी बहुत सेल्स भी बनी, उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है कुछ पोर्शन के बाद। तो यहाँ पर अपन सिर्फ जाइगोट की बात करेंगे। जाइगोट ये है, जैसे जाइगोट, जाइगोट को एक और नाम क्या बताया था, उस स्पोर भी बोल देते हैं, यहाँ लिखा हो कहीं। तो ये 2n जाइगोट है। 2n जाइगोट सिंगल सेल, इसका एक न्यूक्लियस है, वो भी 2n होगा, ठीक है। वही जाइगोट का जो न्यूक्लियस जो भी डिवाइड वगैरह होगा, पहले न्यूक्लियस होगा फिर साइटोप्लाज्म होगा, डिवीजन से यहाँ पर मल्टीपल सेल्स बनेंगी। मल्टीपल सेल्स का बनने का मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल जाइगोट बन जाएंगे, ये तो डेवलपमेंट है, जिससे अपन ह्यूमन की बात भी कर लें, आपने पढ़ा है। तो वहां पर भी क्या होता है, कुछ सेल स्टेज आते हैं, 2 सेल स्टेज आती है, 3 सेल स्टेज आती है, ठीक है ना, फीटस बनने लगता है। सेल्स का नंबर बढ़ना मतलब उसकी साइज बढ़ जाना, उसके शेप में चेंजेस आना। यहाँ पर भी शेप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इस बारे में जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टडी की थी हैंस्टीन ने, हैंस्टीन नाम के रिसर्चर हैं, उनके बाद भी ना, तो उन्होंने बताया। अभी कैसे होता है देखो, यहाँ पर एक सेल है, इस एक सेल में डिवीजन होगा। अच्छा, पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं डाइकोट का एम्ब्रियो, पहले हम देखेंगे डाइकोट का, डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोट का बाद में देखेंगे। हालांकि मोनोकोट और डाइकोट दोनों का काफी सारे स्टेजेस तक तो, काफी सारे पोर्शन तक तो डेवलपमेंट सेम चलता है। लास्ट में आपको कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो का एक लास्ट स्टेज अपन अलग देखेंगे। बाकी इनिशियल काफी सारे स्टेजेस तक डेवलपमेंट सेम चलता है, सिमिलर वे में चलता है, इसलिए आपको मेनली मैं प्रोसेस डाइकोट के साथ समझाऊंगा और लास्ट में मोनोकोट का एक अलग से डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अब ये जाइगोट में अगर डिवीजन करना है, पहले यहाँ पर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर डिवीजन। एक ट्रांसफर डिवीजन होता है, वन डिवीजन, टीडी ट्रांसफर डिवीजन। जब ट्रांसफर डिवीजन हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दो सेल बन जाएंगी, इस तरह से डिवीजन कर रहे हैं, लाइक दिस, वन सेल, वन सेल, अनदर सेल। दो सेल जब बन जाती है, इनके अपने अपने नाम भी रखे जाते हैं। अच्छा, ये कौन सी पोजीशन पर बना होगा, ये भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। कहाँ बना होगा ये? हाँ, माइक्रोपाइलर एंड पर बना होगा, हाँ। तो उसी जगह पर अपन बात करें वहीं पर। अच्छा, माइक्रोपाइल यहाँ ऊपर होगा या नीचे होगा, ये बताओ। बोले ये कैसा क्वेश्चन हुआ? अगर हम ऐसा बनाते हैं, मान लो ये इस केस में तो ऊपर है, और ये क्या है, चलो चलो अब ठीक है ना, रेस्पेक्ट बताना था आपको। तो ये ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद में अब यहाँ पर दो सेल बन जाएंगी, दो सेल बन गई। तो जो सेल माइक्रोपाइल के पास में है, माइक्रोपाइलर एंड के पास में है, उस सेल को नाम देते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एज बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। बेसल और सस्पेंसर सेल। और जो सेल माइक्रोपाइलर के पार्ट के पास नहीं होकर के थोड़ा सा दूर है, हल्के से, उससे तो दूरी है, इसलिए इसको नाम दे देते हैं क्या, ये एपिकल सेल, या फिर इसको एक नाम और देते हैं एपिकल और टर्मिनल और एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेन एम्ब्रियो किससे बनने जा रहा है, इसी सेल से बनने जाएगा। मेन एम्ब्रियो इन दो में से इस नीचे वाली सेल से बनेगा, इसलिए इसको एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। अब सोचोगे सर ऊपर वाली सेल से क्या होता होगा, लेट्स सी, डिवीजन तो उसमें भी होना है। अब इन दोनों सेल्स के अंदर डिविजन्स होते हैं। जो ऊपर वाली सेल है, बेसल सेल या सस्पेंसर सेल, उसमें सिर्फ अब ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, ट्रांसफर डिवीजन इस तरीके से। तो मल्टीपल सेल बन जाएंगे ऐसी बहुत सारी। हालांकि साथ में यहाँ नीचे वाली सेल यानी कि एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल के अंदर भी डिवीजन होते हैं, बट इसमें ट्रांसफर वर्टिकल मल्टीपल टाइप के डिवीजन होते हैं। ऐसे चलते रहते हैं, मल्टीपल टाइप के डिवीजन दोनों में होते हैं, मतलब इस सेल में भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, बट इसमें सिर्फ ट्रांसफर डिवीजन और इसमें ट्रांसफर वर्टिकल दोनों टाइप के डिवीजन होते हैं। फाइनली आप देखेंगे इनकी डिवीजन की वजह से मैनी डिवीजन जब हो जाएंगे, तो
जो ऊपर वाली सेल है उसमें इस तरीके से सेल्स बढ़ जाएंगी। बातें बंद। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर डिविजन होते चलेंगे। और जो नीचे वाली सेल है उसमें मैं अभी सिर्फ अगर 4 सेल बनाऊं ऐसा, ट्रांसफर भी हुआ, वर्टिकल भी हुआ, ठीक है। हालांकि और भी हो सकते हैं, अभी 4 सेल हुए, फिर इसके बाद अगर मैं 8 सेल बनाऊं तो इस तरीके से 3D में एक और डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और भी डिवीजन हो सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये ऊपर वाली सेल है, मतलब बेसल सेल्स में जो डिविजन होते हैं ट्रांसफर डिवीजन, उनकी वजह से टोटल ऑलमोस्ट 6 to 10 सेल्स का बना एक स्ट्रक्चर बन जाता है, 6 to 10 सेल का। और इसमें लास्ट वाली जो सेल होती है वो थोड़ी सी स्वेल हो जाती है और साइज में बड़ी हो जाती है। और इस पूरे पार्ट को, यहां से यहां तक का जो पूरा पार्ट है, इसको कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंसर। इसी को बोलते हैं सस्पेंसर, जिसमें कितनी सेल है, ऑलमोस्ट 6 to 12, सॉरी 6 to 10, 6 to 10 के आसपास नियर अराउंड सेल होती हैं, और इसको बोला जा रहा है सस्पेंसर, 6 to 10 सेल्स। और इस लास्ट वाली सेल को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हॉस्टोरियल सेल। इसको बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। अरे क्या हो रहा है, गला साफ करो, ये करो, इसको सुन लो ना पहले अच्छे से, बाद में करना गला साफ। हाँ देखो, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर की जितनी भी सेल्स है सस्पेंसर से करेंगे, लेकिन उसकी लास्ट वाली सेल को बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। ये लास्ट वाली सेल कौन सी साइड होगी, माइक्रोपाइल साइड होगी या चलेचल साइड होगी? हाँ, आप कह सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड के पास जो सबसे पास वाली सेल है वही सेल डेवलप होकर के क्या बना देती है, हॉस्टोरियल सेल। हालांकि ये इस पूरे सस्पेंसर का पार्ट है। आप कह सकते हो ये लास्ट वाला पार्ट जो है दैट इज माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड ही है, ठीक है। ये तो इसकी बात। अभी करेगा क्या, ये करता क्या है सस्पेंसर, सस्पेंसर बाद में खत्म भी हो जाता है, क्योंकि मैंने बोला था मेन पार्ट किससे बनेगा, नीचे वाली एम्ब्रियोनल सेल या एपिकल सेल से। तो मेन पार्ट जब मेन एम्ब्रियो इससे बनेगा, मेन एम्ब्रियो इधर बनने जा रहा है, तो ये क्या करता है, इसका काम सिर्फ एक ही, क्यों बनाया गया है ये, क्योंकि बाद में डिजेनरेट भी हो जाएगा, सिर्फ छोटे से काम के लिए बनाया गया एक, दैट इज व्हाट, यहाँ सराउंड जो भी ये मेन पार्ट बनने वाला है, ये कहाँ ले जाना है, नीचे, बीच में धकेलना है इसको, बीच में पुश करना होगा, क्योंकि सारा न्यूक्लियस कहाँ, सारा जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ पर है, इधर है। अभी हमने बनाया डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, यहाँ पर बन गया, टिप पर थोड़ी ना है, यहाँ पर बीच में बहुत सारा एंडोस्पर्म है। तो इस मेन पार्ट को, यानी कि मेन सेल को कहाँ भेजना है, मेन पार्ट, मेन पोर्शन को अंदर यहाँ बीच में लेके आना है, थोड़ा सा बीच में ले आए, ताकि सराउंडिंग में पूरा का पूरा क्या हो, न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन हो, ताकि बहुत तेजी से ग्रोथ करें एंडोस्पर्म, सॉरी एम्ब्रियो। तो यहाँ इसको नीचे की तरफ धकेलना है, पुश करना है। तो ये जो पुशिंग करने का काम है ये कौन करता है, सस्पेंसर। इसका सिर्फ यही पर्पज होता है, ठीक है, पुशिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड और इनटू द बेसिकली द एंडोस्पर्म पार्ट, जो एंडोस्पर्म पार्ट है उसके अंदर धकेलना होता है इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये पार्ट हो जाता है। अब देखो, इसके साथ एक हॉस्टल सेल भी लिखी है, हालांकि उसका कोई ज्यादा पर्पस अब बताया नहीं है, लेकिन मेन क्या होता है, इसके बाहर भी कुछ अगर मान लीजिए कुछ अगर न्यूट्रिशन वाला पार्ट हो बाय द वे, तो उसको भी उधर से ले लेता है वो, और थोड़ा सा अटैचमेंट का भी काम करता है, जो इस वॉल से अटैचमेंट का भी काम करता है, और बाहर अगर बाय द वे कोई न्यूट्रिशन पार्ट रहे तो उसको भी एक तरीके से एब्जॉर्ब करने का काम कर सकता है और अंदर की तरफ भेज सकता है, बस उतना है, अटैचमेंट का मेनली काम होता है। तो इसको अंदर धकेलने का काम सस्पेंसर का हमने देख लिया है। अब हमें देखना है ये पार्ट, इसी से एम्ब्रियो बनना है, क्योंकि अब इसमें और डिवीजन जब होते हैं, हालांकि दोनों का डिवीजन साइमल्टेनियसली चलता है, मैं आपको इधर बात में बता रहा हूँ, ये डिवीजन होकर के यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन से आगे चल करके और डिवीजन होते हैं, यहाँ पर मल्टीपल मैनी डिवीजन्स। जब मैनी डिवीजन्स होते हैं इसमें, तो फाइनली इसकी जो शेप है ना वो चेंज हो जाती है। इसकी शेप चेंज होते होते कैसे बन जाता है, ये बन जाता है पहले ग्लोबुलर, ग्लोबुलर शेप्ड, एक तरीके से कहते हो ये प्रो एम्ब्रियो है। प्रो एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो से पहले वाला स्ट्रक्चर है, ये प्रो एम्ब्रियो आप कह सकते हो। प्रो एम्ब्रियो से बन जाता है यहाँ पर क्या, इस प्रो एम्ब्रियो इज डेवलप्ड एज ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो, ये ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो है, वो बन जाता है। नाउ इट इज फर्दर, again further it is divided for the by the many cell divisions, and ultimately it is converted as heart shaped embryo, ये heart shaped embryo, and then lastly it is converted as mature embryo। तो फाइनल लास्ट में बनता है mature embryo। हार्ट शेप का मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं
जैसे ये तो अब छोटा होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अंदर तक की तरफ पुश करता जाएगा वैसे वैसे इसका काम खत्म है, ये धीरे धीरे डिजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ये खत्म हो जाएगा बाद में। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में इस तरीके से स्फेरिकल, सॉरी ग्लोबुलर स्फेरिकल अपीयरेंस दिखेगा, इसमें बहुत सारी सेल्स हो जाएंगी लाइक दिस, और ये ऊपर से भी पार्ट अटैच है इस तरीके से, ऐसा रहेगा, ठीक है। एंड देन फर्दर अगर हम हार्ट शेप की बात करें, इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या है, ये वही पार्ट है, मेन यही बनेगा, और ये आगे छोटा होते होते तो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा। लास्ट में अपन देखेंगे तो ये जो दो पार्ट ऐसे निकले हुए हैं, ये दो पार्ट और एक्सटेंड हो जाते हैं डाइकोट्स के अंदर, एक्सटेंड होकर के क्या बना लेंगे, दो कोटिलिडन्स। डाइकोट मतलब दो कोटिलिडन, मोनोकोट मतलब सिंगल कोटिलिडन, या दो कोटिलिडन बनेंगे आगे चल करके, ठीक है ना। आगे मैच्योर एम्ब्रियो की बात करेंगे, इसको अगर हम सीधा कर दें इस तरीके से रोटेट कर दें तो आपकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आ जाती है, और ये दोनों कोटिलिडन इस तरीके से एंकर हो जाते हैं इन द केस ऑफ द कैप्सुला। आप जानते हो कैप्सुला के अंदर जो ओव्यूल होता है, कौन सा टाइप का ओव्यूल मिलता है, ओव्यूल का कुछ टाइप बताया था हमने, कौन सा, कुछ 5-6 टाइप के एम्ब्रियो पढ़े थे भाई, कौन सा मिलता है, एनाटोपस, कैम्पाइलो, कैप्सुला कैम्पाइलो, बताया था ऐसा कुछ, हाँ कैम्पाइलोटोपस मिलता है जो कि थोड़ा सा कर्व्ड होता है, कर्व होता है, कर्वेचर आता है उसमें। तो कर्वेचर आने की वजह से, क्योंकि ओवल में अगर कर्वेचर है तो वही कर्वेचर, वही थोड़ा सा टर्निंग कर्वेचर यहाँ पर भी आ जाता है, इस एम्ब्रियो के अंदर भी कर्वेचर दिखाई देता है, और थोड़ा सा टर्न फॉर्म में यहाँ पर एम्ब्रियो में कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, इस तरीके से यहाँ कोटिलिडन्स मिलते हैं लाइक दिस। और ये इसका मेन पार्ट है, यहाँ से आप देखेंगे तो मेन पार्ट हो गया, ये मेन पार्ट के अंदर साथ, ये मेन पार्ट यहाँ से यहाँ तक का है, और ये दोनों कोटिलिडन इस तरीके से कर्व हो जाते हैं, कर्वेचर वाला मिलता है। आप बोलेंगे सर ये कहाँ गया, ये खत्म हो जाता है, ये वाला पोर्शन डीजनरेट हो जाता है, यहां से तक जो सस्पेंसर था दैट इज डीजनरेटेड, ये डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपको यहाँ दिखेगा भी नहीं। और सबसे लास्ट में मिलता है रूट कैप, इस तरीके से रूट कैप मिलता है। अब आपको इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर समझनी है, ये मैच्योर एम्ब्रियो जो इस तरह से कर्वेचर आ जाता है इसको हम टॉर्पिडो शेप भी कहते हैं, टॉर्पिडो शेप। तो बट टॉर्पिडो शेप किसमें मिलता है, ये कर्वेचर वाला इन द केस ऑफ कैप्सुला, कैप्सुला प्लांट के अंदर। ठीक है, कैप्सूल प्लांट के अंदर इस तरीके से यहाँ पर ये कर्वेचर आ जाता है और टॉर्पिडो शेप बन जाता है, टॉर्पिडो शेप ध्यान रखना है। अब देखें इसमें कुछ और पोर्शन, मतलब इसी के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं कि यहाँ ये छोटा सा पोर्शन है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। आपको बहुत सारे नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस या टिगेलम जिसको बोलते हैं, रेडिकल होते हैं, प्ल्यूमुल्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट है इसके अंदर, इन सबको डिटेल में यहाँ पर देखते हैं अलग से, ठीक है। डाइकोट का एम्ब्रियो अलग से, फाइनली डाइकोट सीड की बात भी कर लो, डाइकोट एम्ब्रियो या डाइकोट सीड। एक मैच्योर सीड की बात करेंगे, मैच्योर एम्ब्रियो में यहाँ आपको क्लियर यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखेगा कि दो जो कॉटिलिडन्स हैं उस तरीके से फूल करके ऐसे बन जाते हैं, दीज आर सराउंडिंग कॉटिलिडन्स, टू कॉटिलिडन्स, और बीच में यहाँ पर एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, या इसको एक और नाम होता है टिगेलम, एम्ब्रियोनल एक्सिस और टिगेलम। अब देखना ये है कि यहाँ एम्ब्रियोनल एक्सिस में लगभग मिडिल में, या जिस पोर्शन पर, जिस लाइन पर, जिस पार्ट पर ये कोटिलिडन अटैच्ड है, इस तरफ दोनों तरफ दो कोटिलिडन है, उस कोटिलिडन के अटैचमेंट वाले पोर्शन से ऊपर वाला पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट, यहां से यहां तक का ये वाला पोर्शन रेड वाला जो एक्सिस का पार्ट है, इस पार्ट को बोला जाता है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। उसके बिल्कुल टिप पर, ऊपर वाले टिप पर मिलता है प्ल्यूम्यूल, ठीक है, वो प्ल्यूम्यूल एंडिंग पार्ट है। इसी तरीके से नीचे वाला पोर्शन जो है यहां से यहां तक, इसको बोला जाता है हाइपोकोटाइल। मतलब जिस लाइन पर एम्ब्रियोनल एक्सिस में जिस पोर्शन पर
कॉर्डिलेटस अटैच्ड है, उस पोर्शन से ऊपर वाला पार्ट एम्ब्रियल एक्सिस का एपिकोटाइल, और उस पोर्शन से नीचे वाला पार्ट एम्ब्रियल एक्सिस का हाइपोकोटाइल कहलाता है। इन दोनों के टिप पर, यानी कि एंडिंग पार्ट आप कह सकते हो, ये जो एंडिंग पार्ट है, इस एंडिंग पार्ट को नाम रखा जाता है रेडिकल, और ये जो टिप वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, प्ल्यूम्यूल। और आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही रेडिकल और प्ल्यूम्यूल से क्या बनता है। प्ल्यूम्यूल से आगे चल करके शूट डेवलपमेंट होने लगता है, और रेडिकल से ही रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इनकी बिल्कुल आखिरी वाली सेल, इसकी बिल्कुल एंड वाली जो सेल है यहाँ पर छोटी सी, इसको बोलते हैं, सेल से बनता है आगे चल करके रूट कैप, यहीं पर रूट कैप बन जाता है, रूट के नीचे गैप गैप होता है, रूट कैप बोलते हैं इसको अपन। तो फाइनल स्ट्रक्चर है, इसमें आपको सारे पार्ट नजर आ रहे हैं, दैट व्हाट इज एपिकोटाइल एंड प्यूम्यूल, व्हाट इज हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल एंड रूट कैप, एंड व्हाट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस और टिग्यूलम और कोटिलेडन तो सराउंडिंग में है। इज इट क्लियर? तो ये डायग्राम ज्यादा क्लियर समझ में आता है आपको, सारी चीजें समझ में आ गई यहाँ पे, ये डाइकोट एम्ब्रियो है। हो गया?
कंपेरेटिव में हम दिखते हैं इसी डायग्राम से ही मोनोकोट एम्ब्रियो को समझ में आता है। वैसे तो आपको जो डायग्राम दे रखा है मोनोकोट एम्ब्रियो का, उसका थोड़ा सा अलग व्यू है, लेकिन सारी बातें आपको इस डायग्राम समझ में आ जाएंगी। वहां पर भी वैसे सारी लिखी हुई है, बट मैंने आपको कंपेरेटिवली डाइकोट के साथ ही समझाया है। यहाँ पर भी आपको वही टिगेलम मिलेगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस बीच में, लेकिन यहाँ कहीं पर कोटिलिडन्स दो नहीं रहते, कोटिलिडन्स एक ही रहता है। दूसरा जो कोटिलिडन है वो रिड्यूस फॉर्म में रहता है। ठीक है, रिड्यूस कोटिलिडन छोटा सा कोटिलिडन है, उसको हम कंसिडर भी नहीं करते हैं, बहुत छोटा सा रहता है, दिखाई भी नहीं देता कई बार तो। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही कोटिलिडन है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज मोनोकोटिलिडन प्लांट्स, मोनोकॉट्स। ठीक है, और इस बड़े वाले कोटिलिडन को बोलते हैं, लार्ज कोटिलिडन जो है दैट इज कॉल्ड एज स्कूटेलम। स्कूटेलम इसके इस एक कोटिलिडन का नाम है, जो कि मोनोकॉट है, सिंगल कोटिलिडन है, इसका एक नाम ये है स्कूटेलम। साथ ही शील्ड शेप का होता है, शील्ड शेप जानते हैं ना, शील्ड डिफेंस करने के लिए काम आता है। ठीक है, शील्ड शेप होता है इस तरीके से। तो ये शील्ड शेप स्कूटेलम एक नाम है कोटिलिडन का, मोनोकॉट के अंदर कोटिलिडन नाम ध्यान रखना, शील्ड शेप कोटिलिडन। अब ये वो है, इस कोटिलिडन से ऊपर वाला सेक्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस का क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल, और दैट इज लीडेड बाय रेडिकल, और उसका टिप वाला पार्ट प्रिमूल, ये ठीक है अपने को पता है। इसी में आप देखोगे एपिकोटाइल के अंदर ही वहीं पर कुछ शूट एपेक्स की टर्म भी लिखा है, शूट एपेक्स एज वेल एज सम लीफ प्राइमोडियम, ये भी होता है। शूट एपेक्स का मतलब क्या है, आगे चल के शूट बनेगा, बस उसको नक्शे नाम लिख दिया गया है शूट एपेक्स, होता वही पार्ट है जिससे आगे शूट बनेगा। एक और पार्ट होता है, इसमें लिखा है लीफ प्राइमोडियम, यहाँ पे भी टर्म लिखा है एनसीईआरटी। ऐसा नहीं है कि लीफ प्राइमोडियम वहां नहीं होता, यहाँ पर भी होता है। लीफ प्राइमोडियम का मतलब क्या है, जिससे आगे लीफ बनेगी, तो क्या डाइकोट में लीफ नहीं होती, होती तो वहां पर भी है। वैसे टर्म्स वहां लिखी है डाइकोट प्लांट के लिए, जो मोनोकोट प्लांट के लिए एनसीईआरटी ने नीचे नीचे लाइन में देखना, वहां लिखा है लीफ प्राइमोडियम, थ्योरी में लिखा है लीफ प्राइमोडिया, लीफ प्राइमोडियम एंड शूट एपेक्स। बात वही है, आगे शूट बनेगा और जिस पोर्शन से लीफ बनने वाला है उसको क्या बोलेंगे, लीफ प्राइमोडियम। जैसे आया था फ्लोरल प्राइमोडियम, जिससे आगे फ्लावर बनता है, बस। तो इस तरीके से टर्म्स थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए, होती क्या है, जिससे आगे लीफ बनने वाला है, लीफ प्राइमोडियम। ठीक है, तो शूट एपेक्स एंड लीफ प्राइमोडियम आर प्रेजेंट इन द एपिकोटाइल पार्ट, उसी पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे, एपिकोटाइल के अंदर ही। ठीक है, वो क्लियर है। अब ये हाइपोकोटाइल का रूट लीडिंग पार्ट है, दैट इज रेडिकल, जिससे आगे रूट बनना स्टार्ट हो जाएगी, रूट बनेगी। इसमें आगे टिप पर क्या है, रूट कैप है, जैसे उधर भी था रूट कैप। बट यहाँ पर क्या होता है, रूट कैप के भी बाहर एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की कवरिंग पाई जाती है, शीथ पाई जाती है, एक कवरिंग या शीथ बोल दो, जो कि अनडिफरेंशियल की है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन वे में कहती हैं, इस तरीके से काम करते हैं। उसको बोलते हैं कॉलियोराइजा। ये कॉलियोराइजा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की एक शीथ या कवरिंग है, विच आर स्ट्रिक्टली फाउंड इन ओनली मोनोकॉट्स, ये डाइकोट में नहीं मिलती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है जो ग्रीन कलर से बनाया है ये। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ होलो स्ट्रक्चर भी मिलती है, कुछ ऐसी कवरिंग ऊपर भी मिलती है, वो कवरिंग क्या कहलाती है, कॉलियोप्टाइल। ठीक है, जो एक तरीके से ऊपर प्लूम्यूल है उसके ऊपर है कोलेप्टाइल, और यहाँ रूट कैप के नीचे क्या है, कोलियोराइजा। तो ये कवरिंग्स एक तरीके से मान सकते हो, ये कवरिंग्स अलग से पाई जा रही हैं इधर की तरफ, ये कवरिंग्स आपको डाइकोट्स में नहीं नजर आती हैं। ये एक डिफरेंस पॉइंट बन गया, एक ये डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या है मेनली, कि यहाँ पर एक ही कोटिलेडन है, और जबकि वहाँ कितने कोटिलेडन थे, दो कोटिलेडन थे। ये दो मेन डिफरेंस यहाँ पर बन जाते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, शेप चेंज हो रही है ना धीरे धीरे, क्योंकि आगे चल करके दो कोटिलेडन बनने हैं इसमें, इसलिए हार्ट में दो ऐसे टिप वाले पार्ट निकलने लगते हैं ना, वो दो पार्ट ही तो है। ठीक है, जिनसे आगे और प्रोसीड होकर के दो कोटिलेडन बनने लगेंगे, तो सब शेप चेंज हो रही है, और ज्यादा नंबर सेल्स बनेगी, इधर की तरफ सेल्स ज्यादा बनने लग गई, इस पोर्शन पे बस। तो आगे एक तरीके से प्रोलिफरेशन कह सकते हो, आगे आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनने लग गई, दो आउटग्रोथ बन गई, बस वो है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वही रूट कैप, ये पूरा ये पूरा वही पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सेस के सराउंडिंग वाला, पूरा एम्ब्रियो है ये, यही पूरा एम्ब्रियो है। यहाँ ये एक्सेस आप बीच में मान सकते हो, जो उधर समझा है वही चीज है। एक्सेस यहाँ पर प्ल्यूमल रहेगा, यहाँ रेडिकल रहेगा, उस तरह की सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी, वही जो चीजें समझाई थी वही चीजें यहाँ पर भी हैं।
तो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है खत्म होता है। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मेन ये चैप्टर है, मेन यही है। अब आगे ए सेक्सुअल आएगा, ए सेक्सुअल की बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर्स की प्लॉइडी वगैरह और कन्वर्जन बता रखे हैं, वो आप यूजुअली पढ़ करके समझ सकते हैं कि ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ये सब कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा। ऐसे इंटेगुमेंट्स भी हैं, इंटेगुमेंट में 2 इंटेगुमेंट होते हैं, तो आउटर इंटेगुमेंट से टेस्टा, इनर से टैगमन, ठीक है ना। ऐसे करके आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। क्या डीजनरेट हो जाएगा, एंटीबॉडल्स, सिनेट सेल, ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। कुछ अगर बचा रहेगा, जैसे हाइलम रहता है, हाइलम दैट इज प्रेजेंट एज अ स्कार ऑन द सीड, सीड के ऊपर स्कार के रूप में रहेगा, वो भी रहता है। फ्यूनिकल की बात करें, स्कार मतलब एक तरीके से धब्बा, छोटा सा पॉइंट। फ्यूनिकल जो कनेक्शन है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्टॉक ऑफ द सीड कहला सकता है। सीड में आप कभी कभी टिप पॉइंट देखते हो हल्का सा, अभी आप जैसे चने का बीज देखना, चना देखना, चना हल्का सा उसमें जैसे उभारनुमा स्ट्रक्चर नहीं है, टिप, वो क्या है, जिससे अटैच रहता है। आप जैसे मटर छीलते हो, उसमें कुछ कनेक्शन रहता है, हल्का सा जुड़ा हुआ रहता है ना, तो वो क्या है, दैट इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, वही फ्यूनिकल है। वो जो फ्यूनिकल ने ओविल को कनेक्ट किया हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर है। वो पूरी पॉड जो है वो क्या है, फ्रूट। अरे फ्रूट जो फली है, मटर की फली जिसको छीलते हो आप, जिसको पूरा छीलते हो, वही तो फ्रूट है। उसके अंदर मटर के दाने वो क्या है, सीड्स हैं, ठीक है ना। तो जो ओवरिन, ओवरी से ही तो आगे फ्रूट बन रहा है, वो पूरी ओवरी का मॉडिफाइड फॉर्म है जो फली है, तो उसी से अटैच रहता है सीड। आप सोचो ओविल किससे अटैच रहता है, ओवरी से, फ्यूनिकल से। तो वही कनेक्शन आप समझ सकते हो, जो सीड है, मटर का सीड है, मटर के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इस तरीके से सब चेंजेस हैं, रेस्पेक्टिव चेंजेस आपको पढ़ना है, याद रखना है, सब तो बता दिया सब। ऐसे बस रिवीजन फॉर्म में आपको यहाँ पर देखना है एक साथ। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ प्लॉइडीज भी दे रखी हैं, किसकी क्या प्लॉइडी है, ये अब मैंने हर जगह डिस्कस किया है किसकी कितनी प्लॉइडी है, बट आपको एक साथ यहाँ पर दे दिया गया है ताकि रिविजन करने में आसानी रहे, ठीक है ना। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट के अंदर, सभी मेन सोमेटिक स्ट्रक्चर्स डिप्लॉयड हैं, रूट, स्टेम, लीफ, जाइगोट वगैरह बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है आपको राइट साइड दे रखा है। कुछ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि माइक्रोस्पोर्स, गैमेट्स एंड ऑल, जो भी है मेगास्पोर्स, और साथ ही साथ एम्ब्रियोसेक की सारी सेल्स, सभी क्या है, हैप्लॉइड हैं, वो सभी आपको ध्यान रखने होंगे। नीचे कुछ और एक और टेबल बनाई हुई है, वो कन्वर्जन के लिए के हिसाब से आपको सिमिलरिटी बता दी गई है कि मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम किसका इक्वल होता है ना, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, बताया था कहीं। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, ओव्यूल को ही बोलते हैं। तो इस तरीके से स्टेमन्स को भी हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से सारे नाम हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ये सब कन्वर्जन्स कैसे कैसे बोले जाते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। और पॉलेंसेक या माइक्रोस्पोरेंजियम बात लगभग एक ही है, कन्वर्ट होकर के थोड़ा सा आगे मैच्योर होकर के वो पॉलेंसेक कहलाती है, ठीक है। हालांकि मैच्योर एंथर के अंदर आपको 4 पॉलेंसेक नहीं, 2 ही पॉलेंसेक मिलेंगी मैच्योर एंथर के अंदर, दोनों मिलकर के, दोनों लॉब की जो 2 हैं मिलकर के एक हो जाती हैं, इस लोब में भी एक हो जाएंगी, इस लोब में, टोटल एंथर में 2 ही पॉलेंसेक मिलेंगी, आपको उधर बताया था डाइसेंस में। ये सब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, ये पेज पूरा वही। और इसका राइट साइड में वाला ये अपना पूरा चैप्टर का लाइफ साइकिल है, जो आपने पूरी डिटेल से पढ़ा, सब कुछ आपको रिवाइज करने में मिला हुआ है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मेन पोर्शन यही था। अब इसी में मेन पार्ट तो यही है, इसी में आता है नेक्स्ट पेज पर, अब नेक्स्ट स्टार्टिंग करते हैं, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, वो देखते हैं अपन। इसको हटा दें। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, समझे, हाँ जी, क्या पॉलन सेक का प्लॉइडी क्या होना चाहिए, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या प्लॉइडी, आप अगर ऐसे पूछोगे, माइक्रोस्पोरेंजियम पूरी स्ट्रक्चर है। अब उसमें देखोगे कि अगर पॉलन सेक के अंदर माइक्रोस्पोर्स ही माइक्रोस्पोर्स हैं, ओनली माइक्रोस्पोर्स ही हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। आप देखोगे कि उसके अंदर अगर सिर्फ एंथर है तो बात अलग है, तो फिर हैप्लॉइड बोलेंगे इसको, लेकिन वहां पर
आगे अगर उनसे और भी माइक्रोस्पोर बनाने की नीड आई, कि ऐसा नहीं है सारे के सारे जो एमएमसीज हैं वो एक साथ म्यूसिस करने लग जाती हैं। जो स्पोरोजेंस टिश्यू होता है, स्पोरोजेंस टिश्यू की हम बात करें तो वो टिश्यू में कुछ सेल्स, जैसे मान लो 100,000 सेल्स हैं, 1000 में हो सकता है कि 500 सेल्स जो है स्पोरोजेनस सेल की एमएमसी में कन्वर्ट हो गई। उन 500 ने आराम से अपना काम किया, म्यूसिस करते रहे करते, बची हुई 500 अभी भी हैं। नेक्स्ट टाइम पे कभी दोबारा नीड आई और माइक्रोस्कोप बनाने की तो फिर से कर सकती हैं। तो हमें ऐसा है बहुत सारे स्पेयर में रखी जाती हैं ताकि फ्यूचर में काम आए। तो डिपेंड करता है कि वहां पर अगर सिर्फ पॉलन ग्रेन्स ही हैं तो फिर तो हैप्पी बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडीशन में आ जाएगा वो तो। हाँ जी, हाँ भी फिर भी आप पॉलन से थोड़ा सा मैच्योरिटी पार्ट आ जाएगा, प्रायोरिटी देनी ही पड़ जाएगा तो बात अलग है, फिर आप हैप्लोइड पर लगा सकते हैं और प्रायोरिटी। लेकिन माइक्रोस्पोंजी की बात करेंगे वहाँ तो कन्फ्यूजन है, वहाँ तो फिर एमएमसीज भी हैं और माइक्रोस्पोर भी रहेंगे। ठीक है, चलिए तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक टर्म याद होना चाहिए, मोनोशियस डायोशियस। किस कहाँ मोनोशियस का मतलब मेल फीमेल एक ही जगह पर। अच्छा ये सिर्फ प्लांट के लिए हो सकता है क्या? क्या कोई एनिमल भी ऐसा है मोनोशियस? हम लोग क्या है? हम लोग डायोशियस हैं। डायोशियस का मतलब क्या है? सेक्सुअल कंडीशन भाई अलग अलग है, हमारे अंदर मेल सेक्स अलग है, फीमेल सेक्स अलग बड़ी है, तो डायोशियस ये है, एनिमल के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो मोनोशियस हैं, आर्ट फॉर्म हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं एनिमल्स, उनको मोनोशियस एनिमल भी कह सकते हैं, तो एनिमल्स के लिए भी टर्म यूज होती हैं, ध्यान रखना। हाँ, अब देखो इसमें हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या केवल प्लांट में हो सकता, मतलब प्लांट में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा हायर प्लांट में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है। हालांकि हम हायर एनिमल्स की बात करेंगे तो वहां पर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे हम लोगों में। लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी काफी मिल जाता है। और वहां जैसे आप बहुत इजी में समझे, आलू के अंदर छोटे से वो कली निकल आती है, आलू की आंख जिसको बोलते हैं, बट उससे प्लांट बन सकता है, वो भी हायर प्लांट है भाई। तो ऐसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं अपन, वो भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब बेसिकली ये है, इसको हम एक नाम और लिख सकते हैं, एपोमिक्सिस। एक और नाम आता है इसमें, एपोमिक्सिस। एपो यानी विदाउट, मिक्सिस यानी मिक्सिंग ऑफ गैमीट, यानी यहाँ गैमीट के मिक्स हुए बिना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिक्स हुए बिना, फ्यूजन हुए बिना भी क्या बन जाए, जो है प्लांट बन जाए, नेक्स्ट जनरेशन बन जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन बनने की बात हो रही है, उसमें भी दो वे हैं। अगर बिना फ्यूजन के डायरेक्ट प्लांट बन जाए या बिना फ्यूजन के सीड बन के प्लांट बने, ये दो कंडीशन है अलग अलग। हो सकता है बिना सीड की प्लांट बन जाए, जैसे वो जो कली थी बट उसमें क्या सीड बना था क्या, तो उसको वो बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें डायरेक्टली कोई पोर्शन ले लिया हमने, जिससे बिना सीड बनाए भी और बिना किसी फ्यूजन ऑफ गैमीट के हमने डायरेक्टली प्लांट बना दिया, वो आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और एक जिसमें क्या कर रहे हैं हम, कोई यहाँ पर ऐसी सेल ले रहे हैं, किसी ऐसी सेल की यूज की जा रहा है जिसमें बिना फ्यूजन ऑफ गैमीट, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के कोई सीड बने, पहले सीड बनेगा और फिर जाकर के उससे सीड से आगे क्या बनाए, प्लांट बना दे। तो ये भी एक ऐसा रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन इसको बोलते हैं क्या, ए गैमोस्पर्मी। तो दो टाइप यहाँ पर आते हैं, ए गैमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये दो टाइप हैं। ठीक है, दो टाइप को अलग अलग समझेंगे, हालांकि इससे पहले कुछ थ्योरीज दी हुई हैं कि ज्यादातर जैसे एपोमिक्सिस है, जैसे कि एस्ट्रेसी फैमिली, यानी कि जो जो कंपोजिटिव फैमिली है सनफ्लावर वगैरह उसमें मिल जाती है, लाइन एनसीईआरटी की है वही बोल रहा हूँ, ज्यादातर इसे एस्ट्रेसी फैमिली और ग्रासेस के अंदर मिल जाते हैं ऐसे एपोमिक्सिस वाले केसेस, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस प्लांट के अंदर। हालांकि और प्लांट में भी हैं बट ये एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए। इसी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्ट करने से बनने वाले प्लांट्स हैं उनके लिए कुछ टर्म यूज करते हैं, एक टर्म बोलते हैं क्लोन। क्लोन का मतलब क्या है, कॉपी, कॉपी है, एक जैसे दो ऑर्गेनिज्म बन जाना सेम टू सेम। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेम टू सेम बनता है, यहाँ कोई वेरिएशन नहीं आता है, जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं है, और जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं है तो साफ सी बात है क्लोन ही बोलेंगे उनको। ठीक है ना, जैसे वही मोनोजाइगोटिक ट्विंस सेम ही तो होता है, एक ही जाइगोट के दो पार्ट हो गए तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन हो गया, तो वो सेम टू सेम बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्लोन भी बोलते हैं, एक जैसी कॉपी बनना। तो टर्म्स इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब सीधे से अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट, एपो सॉरी ए गेमोस्पर्मी, पहला वाला पार्ट में ले रहे हैं अपन, ए गेमोस्पर्मी। देखो इसमें वर्ड टू वर्ड समझेंगे, ए विदाउट, विदाउट गैमो, विदाउट गैमेटिक फ्यूजन, विदाउट गैमेटिक फ्यूजन है, बट स्पर्मी, स्पर्मी इज रिगार्डिंग यहाँ पर आता है सीड फॉर्मेशन, यानी बिना गैमेट के फ्यूज किए यहाँ पर सीड बनता है, और उस सीड से फिर आगे प्लांट बनेगा। विदाउट गैमेटिक फ्यूजन सीड्स आर फॉर्म्ड
and then after that, though utilizing of these seeds, new plant is generated, new plant is produced. तो ऐसा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, ए गेमोस्पर्मी। जबकि आप दूसरा वाला देखोगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कोई वेजिटेटिव पार्ट लिया जाएगा, उसको प्रोपोगेट, उसको ग्रो कराया जाएगा, ग्रो करने से अगर प्लांट बन गया तो बन गया, तो उस केस में वहां सीड के बिना काम हो रहा है, बिना सीड बनाए काम हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सीड बना के काम हो रहा है विदाउट गैमेटिक फ्यूजन। किसी ना किसी तरीके से कोई सेल्स ली जाएंगी, कुछ इस तरीका होगा जिसके बल पर अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पर सीड्स बनाकर जो है बेसिकली प्लांट बनाएंगे, तो ये गेमोस्पर्मी कहलाता है। ठीक, इसके भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, समझो। सबसे पहला अपन लेते हैं एक ओविल के स्ट्रक्चर में अपन न्यूसेलस बना रहे हैं, और ये एम्ब्रियोसेक है, समझना ध्यान से। ये कौन सी सेल है, एंटीपोडल सेल्स। ये कौन सी सेल है, एग सेल है। ये दो सिनेट सेल है। बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। अच्छा, आसपास ये क्या है, न्यूसेलस क्या है, ठीक है। अगर यहाँ इस तरीके से बना दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, बाकी तो पूरा नहीं बना रहा हूँ, जो काम आएगा वही बना रहा हूँ। अब देखो एम्ब्रियोसेक यहाँ पर कैसे बन रहा है, सबको एक साथ समझना है ढंग से, इसी डायग्राम में समझ में आ जाएगा सब कुछ सारा, ध्यान समझना। यहाँ पर देखेंगे, बट अभी कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन यार, क्योंकि एक साथ समझाना है आपको। कल ही ले पाएंगे, क्योंकि एक ही डायग्राम में चारों पांचों चीजें आ जाएंगी यहाँ पर। डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एम्ब्रियोनी, पार्थेनोजेनेसिस, सॉरी हाँ पार्थेनोजेनेसिस, और एपोगेमी, हाँ सॉरी एपोगेमी, ये पांचों चीजें एक ही डायग्राम में आ सकती हैं, तो बस समझना आपको यहाँ पर होगा, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, उसको अपन बाद में देखेंगे, चलो उसको छोड़ो अभी। लेकिन एक चीज समझो, इसी में नीचे एक थ्योरी दे रखी है, वो अलग सा पॉइंट आपको दिखेगा, बोल्ड करके लिखा हुआ है, उसको समझते हैं पहले उसको समझते हैं, क्योंकि वो अलग ही है, वो इन पांचों से अलग है। पांच टाइप जो समझेंगे अभी ए गेमोस्पर्मी के, उससे कुछ अलग है वो। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कॉमन बात कह रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या कुछ फायदा होता है या नहीं होता है, पहले तो ये देखें, क्या फायदा होगा इससे, बिल्कुल होगा। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की बात करेंगे, वहां पर सीड फॉर्मेशन, बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनीज हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीकल्चर कंपनीज, तो उन कंपनीज में क्या होता है, सीड्स को बनाया जाता है। बट सीड्स को कैसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाएगा कि वो सिर्फ एक बार चले। एक बार चले मतलब एक बार ग्रो किया, सो किया, प्लांट हो गया। उन प्लांट से भी सीड मिल सकते हैं, उन प्लांट से मिलने वाले सीड मतलब नेक्स्ट जनरेशन वाले जो सीड्स हैं, उनको फार्मर अगर चाहे, बिल्कुल हाँ चाहे तो ग्रो कर सकता है, आराम से सो करेगा और प्लांट निकालेगा, लेकिन वो जो यील्ड है ना, वो काफी रिड्यूस हो जाती है। मतलब अल्टीमेटली फार्मर को क्या करना पड़ेगा, अगर यील्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फिर से सीड लेने पड़ेंगे, फिर से परचेसिंग करनी पड़ेगी। तो बार बार ये होता है। इसका क्या मतलब है, क्यों होता है ऐसा, मतलब आगे चलकर यील्ड कम क्यों हो जाती है, अच्छे कैरेक्टर्स क्यों कम हो जाते हैं। आप लोगों ने कहीं सुना है ये सब चीज भी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यस, क्योंकि सेल्फिंग होगी उसी तरह के अपने आप सीड मिल जाएंगे सेल्फिंग वजह से, और सेल्फिंग की वजह से क्या हो, जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन से, वो उसमें कुछ बैड कैरेक्टर्स यानी बैड फॉर्म, एक गुड ट्रेट या कह सकते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स और एक रेसेसिव ट्रेट भी सामने आने लग जाते हैं। हो सकता है 1000 प्लांट में से हो सकता है 250 या 300 बेकार बनने लगे, जो पहले 1000 के 1000 अच्छे से बन रहे थे, उनमें से 300 400 प्लांट्स बेकार बनने लगे, उनमें कुछ बेकार कैरेक्टर आने लगे, लाइक वेस्टॉल एंड डॉर्फ। ऐसे और भी हो सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं ऐसे। तो ऐसे बेकार फीचर अगर आने लग गए हैं, तो साफ सी बात है फार्मर को नुकसान होगा, और आगे चल करके नेक्स्ट जनरेशन और देखें तो हो सकता है कि आधे से ज्यादा प्लांट जो है बेकार बन जाए, एक और थर्ड जनरेशन की बात करें उन्हीं सीड से। तो देखते ही देखते फाइनली क्या होता है, क्या नहीं यार इस बार तो जो इस बार की पैदावार है, किसान सोचता है तो बेकार हुई है, कहना कि सीड दोबारा खरीद के लेके आएंगे, तो फिर जाकर के अच्छा हो जाएगा। इसका कारण ये है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इसका इलाज क्या है, या तो फिर बार बार सीड्स को खरीदा जाए, इससे नुकसान भी होगा, फार्मर का भी नुकसान है, खासी बात है, तो कॉस्टली होते हैं सीड्स भी, एक साथ ब्लैक्स ऑफ सीड कई बार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी परचेसिंग करनी पड़ती है। इसका एक बहुत अच्छा फायदा इसका हमें देखना पड़े, अगर सीड को नहीं खरीदना पड़े तो क्या किया जा सकता है। इन इंडस्ट्रीज में एक और काम हो सकता है क्या, कि एक बार में काम हो जाए, उसके लिए ऐसे सीड बनाए जाए जिनमें क्या होता हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हो। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएं तो उससे क्या होगा, क्या कोई कैरेक्टर ऐसे सेग्रीगेट होगा, नहीं होगा। टॉल ड्वार्फ अलग ऐसे सेग्रीगेशन नहीं होगा, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो मेंटेन रहेंगी,
यानी हम अगर क्लोन्स बनाकर या ऐसे रिप्रोडक्शन करा करके अगर कैरेक्टर्स को एक जगह स्टोर करने के बाद अगर उनसे रिप्रोडक्शन कराएं तो वहां पर कैरेक्टर्स एज इट इज मेंटेन रहेंगे, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी भी कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉसिबल है, एसेक्सुअल से जैसे हैं वैसे रहेंगे, जेनेटिकली सेम रहते हैं। तो इंडस्ट्री में आई थिंक ये कह सकते हो सीड फॉर्मेशन के दौरान ये बातें ध्यान रखी जा सकती हैं कि एपोमिक्सिस कराया जाए। एपोमिक्स, एपोमिक्स का फॉर्मेशन मतलब एपोमिक्सिस के थ्रू बनने वाले सीड्स या प्लांट्स एपोमिक्स कहलाते हैं। तो एपोमिक्स की तरफ की वजह से बेसिकली हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि फार्मर्स को ज्यादा सीड का खरीदने की जरूरत ना पड़े हर साल। तो इस बारे में रिसर्च चल रही है, देखा जा रहा है कि क्यों एपोमिक्सिस में की वजह से जो है जीन्स का सेग्रीगेशन नहीं होता है, कैरेक्टर सेग्रीगेशन नहीं होता है। तो रिसर्च इस बारे में जारी है, बात अलग है। पर साथ ही साथ यहाँ पर इस बारे में काम करके हम ऐसे सीड्स बना सकते हैं या ऐसे कुछ पोर्शन बना सकते हैं प्लांट के जिनकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन तो आए बट कैरियर जो है कैरेक्टर्स सेग्रीगेट ना हो। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी हेल्प कर सकता है, एपोमिक्सिस की काफी हेल्प मिलती है। वही सब बातें उसी पोर्शन में लिखी हुई है सार के रूप में। जो ब्लैक पोर्शन है बोल्ड किया हुआ है वो पूरा का पूरा यही बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग सा था इसलिए अलग से पहले समझा दिया है छोटा सा। अब बाकी जो है जो टाइप है डिप्लोस्पोरी, एपोगेम, एपोस्पोरी, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, वो सब यहाँ पे 5-6 टाइप आपको एक डायग्राम में आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो भी है। अच्छा एक बात और, अभी तक तो मुझसे कुछ बोला नहीं गया नेक्स्ट टॉपिक के लिए, हो सकता है आपका जूलॉजी स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल। सो टुमारो इज अवर लास्ट लेक्चर। ओ ओ मूवमेंट, ओ मूवमेंट हाँ चलिए जैसे भी रहा अब तक का आपके साथ सफर अच्छा रहा, ठीक है ना। तो कल लास्ट डे अपना कह सकते हो क्लास के अंदर, क्लास के अंदर है वैसे तो क्या है, ठीक है। क्या हुआ, क्या कर सकते हैं, मेरे को भी लग रहा है कि भाई अभी तो आए थे हमें, बट कुछ नहीं कर सकते, जो है वो है। हाँ थैंक यू सो मच। कैन कोटिलिडन्स बी कंसिडर एज मॉडिफाइड एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म का पार्ट, सॉरी नहीं नहीं, हाँ एंडोस्पर्म का जो फ्लूइड है, जो फूड है वो कोटिलिडन में इकट्ठा हो जाता है, आप कह सकते हो इस। ठीक है, थैंक यू।